पॉलिटिक्स ऑफ इंसर्जेंसी, डिक्लाइन ऑफ नक्सलिज्म। तो ये जीएस पेपर 3 इंटरनल सिक्योरिटी में आ जाएगा, वहां पे हेडिंग दे रखी है प्रॉपर, नक्सलिज्म। अब एक्सट्रीमिज्म बोलते हैं ना, किसी भी चीज की अगर ज्यादा अवेलेबिलिटी हो जाती है वो डेंजरस प्रूव हो सकता है। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं था, फिर ये कैसे एक्सट्रीम ग्रुप्स बने? होता क्या है, जब आपको प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता, सरकारें आपकी बातें नहीं सुनती, तो कुछ ग्रुप्स बन जाते हैं और वो ग्रुप्स डिमांड करते हैं कि हमारी जो भी डिमांड्स हैं वो आप फुलफिल करें क्योंकि हमने आपको वोट दिया था। अब एक आए माओ जेडोंग। माओ जेडोंग है कहाँ के? चाइना के। उन्होंने एक आइडियोलॉजी दी, उन्होंने बोला कि सरकारें आपकी नहीं सुनेंगी, वोट डाल के कुछ नहीं होगा, अगर आपको अपनी डिमांड फुलफिल करवानी है तो आप अपने ग्रुप्स बनाइए, प्लस आर्म्स उठाइए, वेपन्स उठाइए। अगर वेपन उठाओगे तो बंदूक की गोली से ही लोग डरते हैं, तभी जाके आपकी डिमांड फुलफिल होगी। एक टाइम तक के लिए बहुत ज्यादा लोग यहाँ पे मोबिलाइज भी होते हैं, मतलब उनको लगता है कि नहीं, बात में दम तो है, कि गोली से तो डर रहे हैं लोग। पर थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, यहाँ पे भी आपको मोनोपोलाइज चीजें दिखने लगेंगी, यहाँ पे भी लीडर्स बनेंगे और वो लीडर्स अब चाहेंगे कि हमें ऐसी ही वैल्यू मिलती रहे, लोग हमसे ऐसे ही डरते रहे। वो होता है उसका मिसयूज। सेम यहाँ पे हुआ, जो नक्सलिज्म था ये ओरिजिन करता है आपके नक्सलवाड़ी एरिया से। नक्सलवाड़ी एरिया आपका वेस्ट बंगाल में है। कहाँ से इंस्पायर हुए थे? तो फ्रॉम माओ जेडोंग, जो कि चाइना के हैं। और यहाँ पे क्या हुआ था, जो जमींदार थे, बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स हुआ करते थे, उन्होंने फार्मर्स को बोल दिया कि आपको कमाना है, सिर्फ फोर्स लेबर उनसे करवाई जाती थी, पैसा उनको प्रॉपर नहीं दिया जाता था, लोगों में आउटरेज इमर्ज करता है। और उस दिन उन्होंने फिर एक आइडियोलॉजी सुनी कि जो लैंड में टिलिंग करता है, मतलब जो उसमें खेती कर रहा है, वो जमीन किसकी होती है? उसी की होती है, यानी कि वो तो फिर फार्मर की होनी चाहिए। पर यहाँ पे तो जमींदारों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल था, वही बीच में टैक्स आपसे वसूल रहे हैं, फोर्स लेबर आपसे करवा रहे हैं, अगर आपने उनसे लोन लिया था, पैसे आप रिटर्न नहीं कर पाए तो आपसे हैवी इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो वहीं से इमरजेंस होता है नक्सलिज्म का, जो कि इंडियन वर्जन था माओ जेडोंग की थ्योरी या फिर आइडियोलॉजी का। यहीं पे एक और टर्म आएगी, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। एक लेफ्ट विंग होता है, एक राइट विंग होता है, अपने हाथों के साथ ही कंपेयर कर लेना। लेफ्ट विंग में क्या हुआ, आपको सोशल वैल्यू ज्यादा दिखाई देंगी क्योंकि इनकी डिमांड्स फुलफिल नहीं हुई, या फिर हो सकता है ट्राइबल पीपल थे और जो हमारी सरकारें हैं या प्राइवेट कंपनीज हैं उनको लगा यहाँ पे तो मिनरल्स हैं, ट्राइबल पीपल को वहां से बाहर निकालना शुरू कर दिया। एक्सप्लॉइटेशन हुई किस चीज के लिए? जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस उनको चाहिए थी, वो मिनरल भी हो सकता है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी हो सकती है। पर यहाँ पे किसका राइट गया? जो ट्राइबल पीपल थे। तो यहाँ पे आप देखोगे कुछ सोशलिस्ट वैल्यू भी होंगी, कम्युनिज्म यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा, कम्युनिटी की एक ग्रुप डिमांड भी आपको दिखाई देगी, प्लस यहाँ पे भी क्या उठा लिए जाएंगे एट द एंड? वेपन्स उठाए जाएंगे। जबकि राइट विंग एक्सट्रीमिज्म ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है, यहाँ पे मेन फोकस किया जाता है। हाँ, हाँ, यहाँ पे कुछ वैल्यूज होती हैं, वो डेमोक्रेटिक वैल्यू हो सकती है, रिलीजियस वैल्यू हो सकती है, उनको प्रिजर्व करने की बात करी जाती है। अगेन वेपन यहाँ पे भी उठाए जाते हैं। कॉमन चीज दोनों में क्या है? आर्म्स हैं, वेपन्स हैं, वायलेंस है, ठीक है, वो दोनों में कॉमन है। पर डिफरेंस क्या आ गया? डिमांड का डिफरेंस है। यहाँ पे प्रिजर्वेशन पे ज्यादा फोकस किया जाता है, यहाँ पे राइट्स की डिमांड ज्यादा होती है। ये तो इसका बेसिक सा था, अब सुन लो पहले। देखो, हिस्ट्री में क्या होता था, एनालिसिस करना, प्रिडिक्शन करना बहुत ज्यादा टफ हो जाता था। एस्ट्रोटॉक की मैं बात नहीं कर रही, यहाँ पे जो टिप्स मिलती हैं उनके बारे में बात करी जा रही है, सिंस आपका टॉपिक ही क्या है, इंसर्जेंसी से रिलेटेड है। तो ये हजार्डुअस टास्क हुआ करता था। और आज के टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, पर साथ में गिफ्ट में डीप फेक भी तो आए। ऑडियो आप चेंज कर सकते हो, वीडियोज आप चेंज कर सकते हो, आपको पता ही नहीं चलता कि ये वीडियो रियलिटी में थी या फिर फेक ही बनाई गई थी। तो आज के टाइम पे भी प्रिडिक्शन टफ ही रहेगी। पर नक्सलिज्म को जो टैकल करने में सबसे ज्यादा हेल्प हुई है सरकारों को, वो किस चीज की? जब उनकी डिमांड्स को मीटअप करने की ट्राई करी गई। अब मैंने यहाँ पे आपको क्या बताया कि कई बार यहाँ पे भी लीडर्स बन जाते हैं और वो चाहते हैं कि ये चीज ऐसे ही चलती रहे क्योंकि हमारी वैल्यू हो रही है, हमारी कदर हो रही है। तो जब सरकारें यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना देती थी ना, तो ये जो लोग हुआ करते थे, जो लीडर बन गए थे, वो उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने की ट्राई करते थे। जबकि लोगों की डिमांड क्या थी इनिशियली? यही तो थी कि हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दो, हमारे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, हमारे पास हेल्थ केयर सेक्टर होना चाहिए। इन्होंने उसी को डैमेज करना शुरू कर दिया। अब बन गई है फिर बुरी बात, पहले आपने सिर्फ डिमांड करी थी, अब जब डिमांड फुलफिल करने की ट्राई गवर्नमेंट ने करी, अब उस चीज को एक्सप्लॉइट करने लगे। अब एक क्या होता है कि लीडर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। कुछ लीडर्स होते हैं बहुत ज्यादा एक्सट्रीम थॉट लेके चलते हैं।
अब इन लीडर्स की भी एक उम्र होती है, उम्र के बाद उनकी भी डेथ होनी है। तो 2018 में आप देखोगे जो मेन लीडर 1967 के आसपास इमर्ज हुए थे, उस टाइम पे वो यूथ थे। अब उनकी भी उम्र बढ़ी, फिर उनको भी वहां से रिटायरमेंट लेना ही था। आज के टाइम पे उतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी बाकियों में नहीं बची थी। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने उनको क्या प्रोवाइड करना शुरू कर दिया था? इंफ्रास्ट्रक्चर। लगा पता इंफ्रास्ट्रक्चर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसको कंपेयर करा गया है यूएस के साथ। यूएस में जो वॉर ऑन टेरर है ये शुरू होता है जब 9/11 का अटैक होता है, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सेंटर की बिल्डिंग थी, उसको उड़ा दिया जाता है। अब यहाँ पे दो टर्म्स लिखी है, पहले उनको समझ लो। एक लिखी है कॉपी कैट किलिंग और दूसरी लिखी है लोन वुल्फ अटैक। लोन वुल्फ अटैक, एक अकेला बंदा जाएगा, उसने खुद ही अपना प्लान कर रखा था कि कैसे मुझे अटैक करना है किसी जगह के ऊपर या किसी इंसान को कैसे मारना है। ये तो हो गया लोन वुल्फ अटैक, जहां पे एक पर्सन अकेला गया। कॉपी कैट किलिंग का क्या मतलब है? 3 जगहों को डिसाइड कर लिया, A B C D, ठीक है। और जगह भी कैसी करी? मार्केट वाली थी, और चारों जगहों पे क्या थी? मार्केट थी। वहां पे बोला कि यहाँ पे हम बॉम्ब एक्सप्लोजन करवाएंगे। मतलब कॉपी कैट, एक ही जैसा प्लान है पर मल्टीपल जगहों के ऊपर है, एक ही जगह एक ही जैसा उसका मोडस ऑपरेंडाई है, दैट इज कॉपी कैट किलिंग। अब ये केसेस भी इमर्ज करने लगे, पर यूएस की ऑफिशियल एंट्री 9/11 अटैक के बाद ही हुई थी कि टेररिज्म के ऊपर भी अपने को फोकस करना है। ये क्या चीज इमर्ज करती जा रही है? मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के ऊपर भी फोकस कर दिया था, वो तो 2001 के बाद से आप देखते हो मेन फोकस आ गया था, क्योंकि ड्रग्स की बहुत ज्यादा ट्रैफिकिंग चलती थी, यूनाइटेड नेशन में उसके ऊपर बातें होने लगी। पर टेरर के ऊपर इस अटैक के बाद ही बात आती है। अब ये अटैक हुआ, काफी सारी इस्लामिक स्टेट्स इसमें आपको रोल करते हुए देखेंगे। अलकायदा ग्रुप आपने सुना है, ISIS ग्रुप्स आपने सुन रखे हैं, उनके अगेंस्ट थी। पर जो यूएस की फाइट थी ना, वो बियॉन्ड टेरिटरी थी। उनके अपने कॉन्टिनेंट में वो फाइट नहीं होती थी जैसे ईरान में फाइट कर रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है? दूसरी कंट्री की टेरिटरी में जाके फाइट हो रही है। पर जो इंडिया का नक्सलिज्म है वो अपनी ही टेरिटरी के अंदर फाइट हो रही है। अब यहाँ पे आप किसी कंट्री को भी इन्वॉल्व नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फिर क्वेश्चन उठेगा सेम चीज के ऊपर, विच इज सॉवरेंटी, कि आप तो फॉरेन पावर्स की हेल्प ले रहे हो, ऑपोजिशन तो आपको मार देगी कि ऐसे कैसे तुमने दूसरों की हेल्प ले ली है। वेयर इज सॉवरेंटी? प्रियम्बल के अंदर जो आप बार बार बात करते हो। तो नक्सलिज्म वाली जो फाइट है वो विद इन इंडियन टेरिटरी है, जबकि यूएस की जो टेरर के अगेंस्ट फाइट है वो आउटसाइड दी टेरिटरी है। जो नॉर्थ अमेरिका का कॉन्टिनेंट आपके दिमाग में आ रहा है उसमें नहीं हो रही वो फाइट, वो किसी और कंट्री में जाके फाइट आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट आ जाओ। अब इसी के अंदर जो नक्सलिज्म से रिलेटेड इसका ओरिजिन वगैरह कैसे हुआ, थोड़ा सा बेसिक देख लो। तो वेस्ट बंगाल के नक्सलबाड़ी एरिया में 1967 में एक अपराइजिंग लीड होती है, जिसे नाम दे दिया गया बाद में नक्सलिज्म, क्योंकि जगह जहां से ओरिजिन करता है और उसके बाद इज्म वर्ड आप लगा देते हो किसी प्रोसेस को डिफाइन करने के लिए, नक्सलिज्म। अब यहाँ पे रेड कॉरिडोर बन जाता है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स आती हैं आपकी। छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उड़ीसा आ गया, आंध्र प्रदेश के एरिया थे, तेलंगाना था, महाराष्ट्र तक भी एक्सटेंड करी, एक टाइम पे गुजरात तक भी एक्सटेंड करी थी, थोड़े थोड़े सेक्शंस। साउथ में आपको कर्नाटका में भी एक्सटेंड होती हुई मिलेगी। कुछ एरियाज को केरला वाली साइड पे टारगेट करने की भी ट्राई करी गई थी। तो ये बना था आपका रेड कॉरिडोर। अब जितना ज्यादा एक्सट्रीम रेड कलर आपको दिखेगा, आपको पता है वहां पे नक्सलाइट एक्टिविटीज बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पे होंगी। अगेन छत्तीसगढ़, झारखंड, यहाँ पे भी आपको क्या मिलेंगे? मिनरल्स। अब लगा पता मिनरल्स की भी कितनी ज्यादा वैल्यू होती है। और उसके उसके भी ऊपर आप देखोगे यहाँ पे आपको फॉरेस्ट एरिया मिलेगा। अब ये जो नक्सलाइट्स होते हैं, इनकी जो कैंप्स बनते हैं वो इतने ज्यादा एक्सट्रीम अंदर जाके होते हैं, वो वही लोग जा सकते हैं जिनको वहां की टेरेन पता होती है। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ ज्योग्राफी, तभी आपको ज्योग्राफी पढ़ाते हैं। ज्योग्राफी अगर पता होगी, आपको पता है आपका कैंप कहाँ पे ज्यादा सेफ होगा, और ऊपर से उस ज्योग्राफी में आपको हाइट मिल रही है, आप और ज्यादा सेफ हो जाते हो। ऊपर से आप सारी चीजों को नोटिस कर सकते हो, जबकि नीचे से अटैक करना बहुत ज्यादा टफ हो जाता है, ठीक है। वैसे ही इनको पूरा पता होता है। जैसे सीआरपीएफ के आपने बहुत सारे अटैक सुने होंगे, 2021 देख लो, 17 में देख लो, 19 में देख लो, बहुत सारे पर्सोनल थे जिनको मार दिया गया था इन नक्सलाइट्स के द्वारा। अब उसमें भी डेथ्स ऐसे नहीं थी कि 10-12 हुई थी, 100 से ऊपर की डेथ्स आपको देखने को मिली थी जब ऑपरेशन कंडक्ट करवाए गए थे। एक बार तो अपनी ही गलती रही थी, ऑटम सीजन में जाके अटैक करवा दिया। अब जब ऑटम सीजन होगा, पत्ते नीचे पड़े होंगे जमीन पे, जैसे आप पैर रखोगे पूरी आवाज आएगी। नक्सलाइट्स को पता होती थी ये चीजें। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन रेज होता है इनके फंड्स के ऊपर। अब ये रेड कॉरिडोर आपको इस पार्ट पे मिल रहा है, पर इनकी कनेक्टिविटी आपको नॉर्थ ईस्ट
ईस्ट में जो कुछ एक्टिविटीज हैं, जो रिबेलियन ग्रुप्स फॉर्म हो रखे हैं, उनके साथ भी कनेक्टिविटी मिलती थी। और ये वाले जो स्टेट्स आएंगे ये फिर आपको मिलेंगे गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट के साथ। एक इलीगल तरीका पैसे कमाने का, ड्रग ट्रैफिकिंग कर लो, वहां से आपको पैसा मिलेगा। ऊपर की तरफ देखोगे तो चाइना तो है ही, आइडियोलॉजी तो उन्हीं की आई है, तो वेपन्स इनके पास भी एडवांस्ड आपको मिलेंगे, जैसे मणिपुर क्राइसिस में आपने देखे थे, हाई लेवल के इनके पास भी है। हमने ड्रोन से अटैक बाद में करे थे, इन्होंने ड्रोन से सर्वेलियंस पहले कर ली थी कि हमारे अगेंस्ट कहाँ कहाँ पे कैंप्स डिप्लॉय करवाए गए हैं। नक्सलाइट्स ने ये पहले ही देख लिया था, तो उनके पास ड्रोन उस टाइम से चलते आ रहे, तो पैसे की कमी नहीं है। सबसे ज्यादा इजी टारगेट किसको बोलते हैं? ये यूथ को। थोड़ी सी उनमें आग लगा दो कि आपके पास ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आपको सरकार की तरफ से नहीं दिया गया, आपने वोट डाला, क्या मिला आपको रिटर्न में? वो तो हम भी बोल देते हैं। पर यहाँ पे क्या किया जाता है? साइकोलॉजिकली फैक्टर यूज करे जाते हैं, आपकी साइकोलॉजी ही वैसे चेंज कर दी जाती है, जिसे ब्रेन वॉशिंग भी बोलते हैं, कि आप उनकी ही बात मानते हो, ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, कॉजेज क्या थे इस रिवोल्ट के जो नक्सलवाड़ी में हुआ था? तो यही वाला था, लैंड बिलोंग टू वन हु टिल्स इट। जो वहां पे खेती कर रहा है वो जमीन उसी की होती है, पर यहाँ पे मेन रोल किसका आया करता था? जमींदारों का। तो उनके अगेंस्ट ये अपराइजिंग, जो कि एक ट्राइबल पीजेंट अपराइजिंग भी थी, लीड कर जाती है नक्सलवाड़ी एरिया में। आइडियोलॉजिकल रूट क्या है? तो इन्फ्लुएंस कहाँ से हुआ? माओ जेडोंग की जो थ्योरी है, माओइज्म भी जिसको कहते हैं, और इन्होंने बोला कि अगर आपको पावर सीज करनी है तो वोट नहीं डालना है, आर्म्स का यूज करो, वायलेंस का यूज करो, तभी आपकी बातें सुनी जाएंगी। अब ये जो माओ जेडोंग थे, ये तो चाइना के आगे। इन्हीं के जैसे एक और फिलोसोफर आपने सुने होंगे, मार्क्स, कार्ल मार्क्स। ये कहाँ के थे? ये जर्मन थे, यस। और दूसरे आपने सुने होंगे, लेनिन, ये रशियन थे। ठीक है, सोवियत यूनियन था उस टाइम पे, तो वहां पे फिलोसफर आ जाएंगे, इनकी भी सेम थिंकिंग थी। मतलब ये भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है उसी को सपोर्ट करते थे। तो इन तीनों के नाम आप एक साथ ही सुनोगे। सोशलिज्म में किस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है? नाम से पता लग रहा है ना, सोसाइटी का वेलफेयर। ठीक है, यहाँ पे सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल वो सारी वैल्यूज आ जाएंगी जो एक सोसाइटी में होनी चाहिए। कम्युनिज्म की जब भी बात कर रहे हो तो आप एक कम्युनिटी की बात कर रहे हो, किसी एरिया को आपने टारगेट करवाया है। कम्युनलिज्म नहीं है ये, कम्युनल वर्ड जब आ जाता है वहां पे रिलीजन की बात चलेगी, जो आप राइट विंग एक्सट्रीमिज्म में ज्यादा सुनोगे। यहाँ पे कम्युनिज्म लिखा है, कम्युनिज्म मतलब कम्युनिटी लेड, ग्रुप लेड। ये जो सोशलिज्म वाली डिमांड थी ये कम्युनिटी ने रेज करी, तो आ गया ना, कम्युनिज्म वाला फैक्टर भी आ गया, सोशलिज्म वाला फैक्टर भी आ गया। इन्होंने तेल मिर्च मसाला ये लगा दिया कि वेपन्स भी ऐड करो, वायलेंस भी ऐड करो। बाकी थोड़ा सा ही डिफरेंस है ना, थोड़ा यहाँ पे सोशलिज्म किस चीज को, वो तो हम भी थे, इंडिया भी तो सोशलिस्ट ही था पहले। हम सोशल वेलफेयर के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस कर रहे थे। पहला जो हमने फाइनेंशियल ईयर प्लान लाया, हमने एग्रीकल्चर पे फोकस करा। क्यों? क्योंकि हम सोशल वैल्यूज को ज्यादा प्रमोट करते थे। कम्युनिज्म ये कम्युनिटी ओरिएंटेड है, यहाँ पे कोई सेक्शन ऑफ पीपल भी हो सकता है, वो हो सकता है ट्राइबल पीपल हो, या फिर हो सकता है कोई माइनॉरिटी सेक्शन हो, यहाँ पे कम्युनिटी की बात करी गई है। बस इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने बोला कि वोट डालने से कुछ नहीं होता, कोई नहीं सुनेगा आपकी बातें। और फिर ये ग्लोबल एग्जाम्पल भी देते हैं, जैसे एक आप भी पढ़ चुके हो, M23 रिबेलियन ग्रुप की फॉर्मेशन ही क्यों हुई थी? पहले बोला आपकी डिमांड्स फुलफिल करी जाएंगी, बाद में देखा तो आप अस वर्सेस देम हो जाता है, कि हम अलग कम्युनिटी के हैं, आप अलग कम्युनिटी के हो, फिर वो डिफरेंशिएशन उनमें एनरूट करने की ट्राई करी जाती है। यहाँ पे भी जब साइकोलॉजिकली खेला जाता है लोगों के साथ, स्पेशली यूथ या फिर बच्चों को टारगेट करा जाता है, उनको भी यही एग्जाम्पल दिए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि उसका नेगेटिव नोशन है, ऐसे ही बताते हैं वहां पे भी कि कितना ज्यादा ये नेगेटिव रहता है। उसके बाद आई थिंक अब डन है, ये सारे वर्ड्स कैसे मर्ज हुए। हाँ, तो एंड प्रोडक्ट तो वही देख रहे थे ना हम। चलो ठीक है, वो सेपरेट ही टॉपिक आ गया फिर तो। फर्टाइल एरिया मेजर रीजन, ब्रिटिशर्स के टाइम से एक ही रीजन चलता आ रहा है। अभी आइडियोलॉजी पे मैं वैसे आ रही हूँ, सीपीआई एम की हम बात करेंगे, दो ग्रुप्स जब मर्ज होंगे, तो एक मिनट रुक जाओ। ओके, पहले के लीडर्स कौन कौन से थे? तो देख लो, चारू मजुमदार थे, सत्यनारायण सिंह थे, कोनपल्ली सीतारमैया थे, कन्नू सन्याल थे। ये मेंस में आपको लिखने पड़ते हैं, जो इनिशियल लीडर थे, एक दो एग्जाम्पल याद रख लेना। और इन्होंने बोला कि एक स्लोगन चलाया कि जो चाइना के चेयरमैन हैं वही हमारे चेयरमैन हैं, मतलब आइडियोलॉजी की यहाँ पे बात करी गई, माओ जेडोंग की जो आइडियोलॉजी दी गई थी। अब इसने यूथ को भी अट्रैक्ट करना शुरू करा, स्प्रिंग थंडर ओवर इंडिया,
स्प्रिंग यहाँ पे यूथ की बात करी गई है, उनको आप ब्रेन वॉश करो, उसके बाद देखो कैसे वो थंडर शो करते हैं। जितने भी आज तक पॉलिटिकल टर्मोइल्स हुए हैं, वो ईरान की बात हो, सद्दाम हुसैन की टाइम की बात हो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन निभाता है वहां पे आके? यूथ ही। क्यों? क्योंकि एक तो एम्प्लॉयमेंट चाहिए होती है, यहाँ पे आपको पैसा भी प्रोवाइड करा जाता है, क्योंकि डिमांड इतनी सी होती है, सिर्फ खाना पीना मिल जाए वो भी आपको प्रोवाइड करी जाती है। तभी ये टर्म यूज करी गई, स्प्रिंग थंडर ओवर इंडिया। और इसके बाद जो नक्सलबाड़ी एरिया से एक्सटेंशन चलती है, कैसे वो आगे तक बढ़ी पता ही नहीं चला। मतलब जैसे वाइल्ड फायर चलती है ना, एक पेड़ में आग लगाई आपने, वो आगे तक फैलती जाएगी। जब माओ जेडोंग के बारे में चाइना में फिलोसफी पढ़ाई जाती है, वहां पे नक्सलबाड़ी की स्टोरी भी सुनाई जाती है कि कैसे माओ जेडोंग जी की आइडियोलॉजी से और कंट्रीज में भी इंस्पिरेशन मिली थी, तो उनको पढ़ाया जाता है इसके बारे में, जो माओ जेडोंग है। खैर, फिर उसके बाद तो वहां की पॉलिटिकल पार्टीज चेंज हो जाती है। उनको भी था कि हम ही रूल करेंगे, यहाँ पे कोई वेपन नहीं उठाएगा, तुम्हारा तो घर भी अपना नहीं है, हम जब चाहें ले सकते हैं। फिर वो पॉलिटिकल चेंजेस आते हैं, पर जो फिलोसफी वो पढ़ते हैं, जैसे तुम PSIR पढ़ते हो ऑप्शनल के अंदर, उनको भी पढ़ाते हैं माओ जेडोंग की फिलोसफी, और कैसे ये नक्सलबाड़ी एरिया था, क्योंकि इंडिया एक मेन कंसर्न रहता है उनके लिए भी, उनकी कंट्री के लिए, तो पढ़ाते हैं इनके बारे में। देन रेवोल्यूशनरी इंस्पिरेशन, अब जैसे चाइना के चेयरमैन आगे माओ जेडोंग, और कंट्रीज में भी थे, वियतनाम के हो ची मिन, फिर उसके बाद साउथ अमेरिका का भी था चे गुवेरा। ये सारे ही क्या है जो माओ जेडोंग की आइडियोलॉजी को आगे डिफरेंट कंट्रीज के अंदर प्रमोट कर रहे थे। नाउ की फैक्टर्स क्या क्या हैं? तो सबसे पहले तो कैसे नक्सलिज्म को डिक्लाइन करने में अपने को हेल्प मिली। नंबर 1, सस्टेन्ड सिक्योरिटी ऑफेंसिव। एक ऑपरेशन भी आपने कल पढ़ा था, ये वाला मत पढ़ना, ये समाधान है। कल कौन सा पढ़ा था? जो इंडियन आर्मी ने चला रखा है। अब ये जो सद्भावना है, अब देखो ये आर्टिकल आपने अलग से पढ़ा था, पर इस आर्टिकल में ये भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि उसका मेन मोटो ही क्या है? इंडियन आर्मी अपलिफ्टमेंट करवाएगी उन लोगों की जो कैसे एरिया से हिट है, टेररिज्म या फिर नक्सलिज्म वाले एरिया में। तो ये वाला एग्जांपल आप ले सकते हो जब आप मेंस का आंसर लिखोगे। अब ये आ गया कनेक्टिंग पॉइंट। आप अगर कनेक्ट कर पाए आपके लिए बढ़िया बात है, अच्छे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। नहीं कनेक्ट कर पाए तो आपका आंसर भी बाकियों की तरह दिखाई देगा, तो चेंज लाना पड़ेगा आपको। अब इसी के साथ एक आएगा ऑपरेशन समाधान। अब ये समाधान की कुछ फुल फॉर्म है, जैसे एस फॉर स्मार्ट लीडरशिप। सबसे ज्यादा अगर कोई चीज नक्सलिज्म को डिक्लाइन करने में गवर्नमेंट को हेल्पफुल रही है, वो समाधान ही था। समाधान में सबसे पहले तो स्मार्ट लीडरशिप, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करी गई, जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उनकी बात करी गई। एग्रेसिव स्ट्रेटेजी, नक्सलाइट्स को मतलब आपने ऐसे नरमी नहीं बरतनी है। अब जितने भी हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे डिप्लॉय करी जाती थी, वो चाहे से आर्मी थी या CRPF पे ज्यादा फोकस करा जाता था, जो CAPF के अंडर आप पढ़ते हो सारा, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। जब उनको डिप्लॉय करा जाता था तो कई बार होता है ना कि सामने से तुम्हें कोई अब बंदूक दिखा रहा है, अब तुम्हें डर लगेगा, फिर तुम भीख मांगोगे कि नहीं प्लीज छोड़ दीजिए, अनटिल और अनलेस पेकेंट से आपको इस तरह से ब्रेन वॉश नहीं करा गया है कि आप गोली खाने के लिए भी तैयार हो। अब यहाँ पे आता था मेन रोल एक्टिविस्ट का, तभी एग्रेसिव वर्ड यूज करा गया। अब एक्टिविस्ट क्या बोलते थे कि इन लोगों को ब्रेन वॉश करा गया है, और हमें इन्हें थोड़ा मतलब जिसको बोलते हैं ना कि नरमियत, ह्यूमनिस्ट अप्रोच भी, हाँ, कि नरम भाव से हमें उनको समझाना है कि आपको ब्रेन वॉश करा गया है, और सरकारें आपको क्या क्या, हाँ हाँ, सरकारें आपको सारी चीजें प्रोवाइड करेंगी, आप एक बार सुनिए तो। अब उस केस में क्या होता था, वो थोड़ी देर के लिए सुन लेते थे। अब बैकेंड से आप देखो ब्रेन वॉश हो, पता नहीं कितने दिनों से ब्रेन वॉश करे गए थे। उसके बाद जब भी यहाँ पे कोई ऑपरेशन कंडक्ट करवाया जाता था, बेशक वो ह्यूमैनिटेरियन पर्पज से ही हुआ करता था, वो लोग अटैक कर देते थे सिक्योरिटी पर्सोनल पे। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क उठा था एक्टिविस्ट के ऊपर कि इनको ठीक रास्ते पे लाने के चक्कर में हम अपने पर्सोनल्स को भी नहीं गवा सकते। मतलब आपको CAPF वगैरह CRPF का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उनकी भी यहाँ पे डेथ ना हो, मार्टायर ना हो इस केस में। तभी यहाँ पे बोला था कि जो स्ट्रेटेजी रहेगी अपनी, वो एग्रेसिव रहेगी। जिसने गोली चला दी एक बार, फिर कोई यहाँ पे नरमाई उस पर नहीं बढ़ती जाएगी, सख्ती ही चलेगी, मतलब डंडा प्रस्थ ही चलेगा। देन मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग ये दोनों के कॉन्टेक्स्ट में है, जो हमारे पर्सोनल थे और उधर से जिनको हमने चेंज करना था। एक्शनेबल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस यानी कि जो टिप्स वगैरह मिलती हैं, उसमें टेक्नोलॉजी का भी हमने यूज करा। देन डैशबोर्ड बेस्ड KPI और KRA, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अभी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होता है? डैशबोर्ड बेस्ड, आपको ऑनलाइन ये इंफॉर्मेशन मिल रही है। अब सुनना ध्यान से, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का मतलब होता है आपने कुछ गोल्स को सेट करा,
ठीक है, कि हमने एक स्कीम चलाई और उससे काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिला। हो सकता है वो कोई वोकेशनल ट्रेनिंग थी जिसमें यूथ को देखा कि सरकार तो अपने को पैसा प्रोवाइड कर रही है, काहे को ऐसे जान जोखिम में डालनी है, बंदूक उठा के तुम घूमे हो। तो यहाँ पे गोल्स को चेक करा जाता है कि जो गोल सरकार ने डिवाइड करे थे वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे अकेला सिक्योरिटी पर्सोनल्स को लेके नहीं है, जितनी भी स्कीम्स गवर्नमेंट ने चलाई, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया, हो सकता है जो बच्चे थे, यूथ थे जो नक्सलाइट बना दिए गए थे, उनके पेरेंट्स ने उनको समझाया हो कि नहीं, एक अच्छी अप्रोच पे चलना है, ये चीजें छोड़ दो क्योंकि इससे आपको लॉन्ग टर्म कोई चीज अचीव नहीं होगी। तो वो वाले इंडिकेटर होते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, जो सरकार ने स्टेप्स फॉलो करे इन नक्सलाइट एरिया को रिड्यूस करने के लिए और उन लोगों को चेंज करने के लिए। देन KRA, अब आता है की रिजल्ट एरियाज, किन एरियाज में इन स्कीम्स के जरिए, इन इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले। अब रेड कॉरिडोर एरिया में आप डायरेक्टली नहीं गए, आपने कलर्स देखे, कहीं जगह पे बहुत ज्यादा रेड कलर था, कहीं जगह पे पिंक सा कलर था, कहीं पे येलो था। रेड तो ऑब्वियस सी बात है, यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि सबसे ज्यादा जो नक्सलाइट एक्टिविटीज हैं वो इन्हीं रेड एरियाज में मिलेंगी। आप पहले स्कीम्स अप्लाई करोगे साइड वाले एरियाज में। अब एग्जाम्पल ले लो एक, यहाँ पे आंध्र प्रदेश आ जाएगा। अब पहले की बात हो रही है 2014 से पहले, नहीं नहीं 2018 में आए थे ग्रे हाउंड्स, इन्होंने एक एंटी नक्सलाइट बटालियन बनाई। अब इन्होंने जब आंध्र प्रदेश ने ये ग्रे हाउंड नाम की एंटी नक्सलाइट बटालियन बनाई तो इन्होंने इस एरिया को खाली करवा दिया, मतलब यहाँ पे कोई भी नक्सलाइट एक्टिविटीज नहीं बची। क्यों? क्योंकि वो साइड वाले एरिया में भाग गए थे। जो पड़ोस में रेड कॉरिडोर नक्सलाइट एक्टिविटी की जोन्स थी वो उस एरिया में चले जाते हैं। अब इससे क्या हुआ, इनकी स्टेट तो साफ होगी पर वो किसी और स्टेट के अंदर चले गए। अब इसका भी देखा जाएगा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर और रिजल्ट में क्या आया, तुमने क्या एक्टिविटी करी, तुमने यहाँ पे फोर्सेस को डिप्लॉय करा, पुलिस यहाँ पे सबसे ज्यादा इन्वॉल्व थी और उस वजह से क्या हुआ, ये किसी और एरिया में चले गए जहाँ पे नक्सलाइट एक्टिविटीज ऑलरेडी ज्यादा चल रही थी। इसको बोलते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर या फिर की रिजल्ट एरिया। आपकी एक्टिविटी से, आपके गोल की वजह से क्या रिजल्ट देखने को मिला। ठीक है, तो डैशबोर्ड बेस्ड। उसके बाद हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी, ये तो हमें नक्सलाइट से पता चला कि इनके पास भी ड्रोन्स हैं, अपने को ज्यादा एडवांस ड्रोन्स बनाने पड़ेंगे। फिर इंद्रजाल वगैरह आप सुनते हो कि एक साथ ही बहुत सारे ड्रोन स्वाम करते हैं। स्वामिंग क्या होती है, जैसे एक साथ ही बहुत ज्यादा लोकस्ट आ जाते हैं, कई बार पूरी की पूरी खेती को खराब कर देते हैं, वैसे ड्रोन्स भी एक साथ बहुत सारे आते हैं। एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर एंड नो एक्सेसिंग टू फाइनेंसिंग। अब यहाँ पे थिएटर वर्ड का क्या यूज है? यस जैसे सबसे ज्यादा नक्सलाइट्स गोरिल्ला टेक्टिक्स या फिर वॉरफेयर को यूज करते हैं, तो उनके ऊपर फोकस करा गया। नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग का सोर्स, सबसे पहले ये भी लूट करते थे। जब इन्होंने पर्सोनल को मारा तो उनके वेपन्स वगैरह चोरी कर लेते थे। तो वहां पे एक सजेशन भी आया था कि जो हमारे वेपन्स हैं, जैसे यूएस वगैरह में करते हैं ये वाली एक्टिविटी, जीपीएस लगा होता है उनके सारे जितने भी वेपन्स होते हैं। इंडिया में आर्मी के जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ऑपरेशन होते हैं उस केस में हम भी अब देखो, फंडिंग मैंने आपको बता दी कैसे ये यूज करते हैं सारे फंड्स को, ये तो अब गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आगे चल के आप एडमिनिस्ट्रेशन में बैठोगे आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी। हाँ ठीक है, ये केसेस आप ऐड कर सकते हैं, कर सकते हो। अब आते हैं सीपीआई माओइस्ट। अब हुआ क्या था, एक पीपल वॉर ग्रुप बना था और एक तरफ एमसीसी आया था, माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया, ये बिहार में था एंड ये वाला था आपके आंध्र प्रदेश में। अगेन मर्जर हो जाता है 2004 में और सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट भी जिसको बोलते हैं, XIST, एम भी लिखा होता है इसको, इनका फॉर्मेशन हो जाता है। मतलब अब एक्टिव आपको रोल मिलेगा। पहले सिर्फ रूरल नक्सलिज्म हुआ करता था। रूरल नक्सलिज्म का क्या मतलब है यहाँ पे, कि आपको ये ग्रुप्स कहाँ पे मिलेंगे, फॉरेस्ट एरिया में, विलेज वाले एरिया में जहाँ पे डिमांड्स फुलफिल नहीं हुई है। अब आपको एक और टर्म इमर्ज करती हुई दिखेगी जिसको बोलते हैं अर्बन नक्सलिज्म। अब इसमें कौन आएंगे, अब देखो एक पार्टी बन गई है प्रॉपर, ये क्या करेंगे, ये यूथ को टारगेट करेंगे जो कॉलेजेस में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज को जा रहे हैं, उनको बातें बताएंगे कि कैसे गवर्नमेंट हमारी बातें नहीं सुनती है, फर्स्ट थिंग। दूसरा कौन आया जो कि बाद में एक्सप्लॉइट हुआ, यहाँ पे तो आपने देख लिया अर्बन पीपल की इन्वॉल्वमेंट हुई। इंटेलेक्ट्स भी आएंगे, उनको भी अपनी बातें बताएंगे, जैसे राइटर्स होते हैं, एडिटर्स होते हैं आपके न्यूज़पेपर में जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, ओपिनियन रखते हैं, उनके पास भी जाएंगे अपनी डिमांड लेके कि कैसे सरकारें हमारी बातें नहीं सुनती है। पहले तो यहीं तक टारगेट करा जाता था। अब सरकारों ने इसको पॉलिटिसाइज कर दिया, जो अर्बन नक्सलिज्म टर्म थी। अब क्या हुआ कि
कई जो एडिटर होते हैं वो सरकार की पॉलिसी या फिर स्कीम को क्रिटिसाइज करने लगे। उन्होंने बोला कि तुम तो अर्बन नक्सलिज्म बन चुके हो, कि तुमने हमारी पॉलिसी को, हमारी स्कीम को क्रिटिसाइज करा, तो यहाँ पे किसने मिसयूज कर दिया? सरकारों ने कर दिया, उसी को पॉलिटिसाइज बना दिया। तो अर्बन नक्सलिज्म यहाँ पे बोलता है कि ये मेन फोकस किस पे कर रहा था? सेम डिमांड है, इंटेलेक्चुअल है, जो यूथ है वो कहाँ का है? तो अर्बन एरियाज का है, जो प्रॉपर यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जा रहे हैं, जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर मिला है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मिले हैं, उनसे हमने अपनी डिमांड को डिस्कस करा। ये वाली एक्सप्लॉइटेशन थी। जो बाकी एडिटर्स सरकारों के ऊपर क्वेश्चन उठा रहे थे कि आपने स्कीम लाई थी, इसके ऊपर इतना पैसा लगा था, ये पैसा गया कहाँ पे? आपने क्वेश्चन मार्क उठाया, आपको टारगेट टाइटल दे दिया गया कि आप तो अर्बन नक्सलाइट बन चुके हो। ये सरकारों ने मिसयूज करा था। ये तो हमारा फंडामेंटल राइट आ गया ना, हम पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप अर्बन नक्सलिज्म का जो टाइटल है वो उन लोगों को नहीं दे सकते। तो यहाँ पे गवर्नमेंट्स ने भी मिसयूज करा हुआ है। नाउ नेक्स्ट आते हैं लीडरशिप क्राइसिस। अब देखो, जो क्रिटिकल वॉइड है वो तभी क्रिएट होता है जब मेन लीडर इनके पकड़े जाते हैं। सेम यहाँ पे भी हुआ, कई लीडर्स की डेथ हो जाती है, क्योंकि एक टाइम पे युवा एज में चल रहे थे, अब जाके उनकी कईयों की डेथ हो गई है। 2018 के बाद में थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है, क्योंकि लीडरशिप इनके पास नहीं बची। और इवन सीपीआई, अभी आपने मार्क्सिस्ट जो पढ़ा, उन्होंने भी एक डेटा दिया था कि बहुत सारी फीमेल नक्सलाइट जो थी, या मेल नक्सलाइट थे, या बच्चे इन्वॉल्व थे, बहुत सारे लोगों को मारा गया है पर्सोनल्स के द्वारा। तो मतलब ये खुद ही बता रहे हैं अपना डेटा कि हमारा नंबर अब क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो वो जो डिमांड थी वो तो भूल ही गए, और इंफ्रास्ट्रक्चर वो वाला एक्सप्लॉइट किया जो गवर्नमेंट ने इनको प्रोवाइड करा। तो ये होता है नेगेटिव यूज, लॉस ऑफ पब्लिक सपोर्ट। अब ये जो अब देखो, पब्लिक सपोर्ट भी नहीं रहा। जो ये नक्सलाइट थे, लोगों ने देखा कि सरकार हमें चीजें प्रोवाइड करने की ट्राई कर रही है। जैसे अगर वाटर अवेलेबल नहीं था तो पाइपलाइंस लगा रही है, स्कूल अवेलेबल नहीं थे, छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन बनाने की ट्राई कर रही है। पर ये जो नक्सलाइट्स थे, ये उसको डैमेज कर रहे थे। लोग देख रहे थे, होता ही है अच्छाई और बुराई में, पहले शॉर्टकट वाला मेथड बुराई रहता है, पर लॉन्ग टर्म अगर चलना हो तो अच्छाई वाला मेथड होता है। लोगों ने देखा कि ये तो अपने जो बेनिफिशियल चीजें हैं उसको ही रिमूव करवा दे रहे हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करवा रहे हैं, डैमेज करवा दे रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, जो पब्लिक सपोर्ट था वो भी रिड्यूस होता गया। अब बिहार में ही एक जगह है सहेर करके, वहां पे भी नक्सलिज्म से रिलेटेड जो केसेस रिड्यूस हुए थे, इसी रीजन पे वो थे, पब्लिक सपोर्ट जो रिड्यूस हुआ था नक्सलाइट लीडर्स को। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं डेवलपमेंट एज अ वेपन। मतलब यहाँ पे डेवलपमेंट ने सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा। आज हमारा जो वर्ड ऑफ द डे था वो शायद इंफ्रास्ट्रक्चर ही था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप अगर फोकस करते हो तो उससे आपको अपलिफ्टमेंट मिलता है। जैसे नीति आयोग ने एक प्रोग्राम चलाया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। यहाँ पे उन डिस्ट्रिक्ट्स को डिसाइड करा गया जो बहुत ज्यादा अंडर डेवलप थी। किन बेसिस पे? सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स पे। अगेन सेम ही चीजें आएंगी, एजुकेशनल, हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं थे। इसमें वो डिस्ट्रिक्ट्स भी इंक्लूडेड थी जो नक्सलाइट हिट थी, कि इनको भी हमने वो चीजें प्रोवाइड करनी है जो बाकी एरियाज में है। मतलब इगैलिटेरियन सोसाइटी बनाने की ट्राई करेगी कि एटलीस्ट जो रिसोर्स एक ह्यूमन डिजर्व करता है वो इनको भी प्रोवाइड करे जाए। किसने लाया था ये? तो आंसर इज नीति आयोग। नीति आयोग एक तरह की एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से लाया गया था, याद रखिएगा इसको भी। ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही ये स्टेट्यूटरी बॉडी है। हाँ, टर्म ये लिखी हो सकती है कि एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो फिर यस होगा या नो? फिर यस होगा। या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, फिर यस रहेगा। ठीक है, तो ये वर्ड्स ध्यान से देखने हैं। उसके बाद 2018 में ये लाया गया था। नक्सल अफेक्टेड एरियाज में भी एडीपी बनाए गए थे। हाँ जी, बोला किसी ने? ये आवाज निकालते हो ना तुम धीरे से, ये कॉलेज में अच्छा लगता है, अभी रहने दो इनको। उसके बाद बहुत सारी स्कीम्स भी लाई गई, जैसे रोशनी स्कीम। मैंने बोला ना आपको, अगर स्किल ट्रेनिंग गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर देगी यूथ को तो उनको आगे गलत चीज के लिए जाना ही नहीं पड़ेगा। तो ये रोशनी स्कीम भी वैसी थी। यहाँ पे जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की वजह से यूथ हिट हुआ था, उनको इन्वॉल्व करा गया कि हम आपको स्किल ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, उससे आपकी अच्छी जॉब लगेगी, आपका जो घर पे लाइवलीहुड है ये भी इंप्रूव करेगा। तो रोशनी स्कीम उन्हीं एरियाज के लिए लाई गई थी कि लोकल कम्युनिटी को मेन स्ट्रीम के साथ मर्ज कर दिया जाए। अब इंडिया की अप्रोच, यूएस की अप्रोच, दोनों की डिफरेंट है। हमने देख लिया, एक बियॉन्ड टेरिटरी है, एक इन टेरिटरी है, यानी कि विद इन द टेरिटरी है। जैसे सोमालिया, येमेन, अफगानिस्तान, यहाँ पे आपको यूएस का इंपॉर्टेंट रोल मिलेगा। वहीं पे नक्सलिज्म ये इंडिया ओरिएंटेड है, मतलब अपनी टेरिटरी के अंदर ज्यादा था। उसके बाद हमने जो अप्रोच अपनाई, एक तो डेवलपमेंट पे फोकस किया, समाधान का इंपॉर्टेंट रोल रहा। इसके बाद ये वाली जो लाइन है, ये आप ऐसे में भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इंसर्जेंसी पे आते हैं कि हमारी जो अप्रोच है वो आयरन फिस्ट, मतलब मुट्ठी जो है हमारी वो तो आयरन की बनी है, पर जो ग्लव्स पहने हैं ऊपर से वो वेलवेट के बने हुए हैं। मतलब कंपैशन और फोर्स दोनों को हम साथ में लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये यूज कर सकते हैं आप, बोलने में अच्छा लगता है।
हंस क्या रहे हो आप? एडमिनिस्ट्रेशन वाले बताते हैं सरकारों को ऐसे कि ऐसे कोट करिए चीजों को, फिर ज्यादा एम्फेसाइज बनेगा। ठीक है, नहीं देखो, कंट्री के सिटीजन होने के नाते आपका मोराल भी बूस्ट रहना चाहिए, तभी आर्मी वाले आपको सारी डिटेल नहीं देते हैं, नहीं तो वो तो पब्लिक गाइडलाइन में सारी अवेलेबल होती है इन्फॉर्मेशन, पर बहुत सारी आपसे छुपाई जाती है ताकि मोराल कभी डाउन ना हो। देन अर्बन नक्सल, आई थिंक ये वाली टर्म आपको क्लियर है क्या इसका मेन एसेंस है, और रिस्क ऑफ मिसयूज, गवर्नमेंट ने कैसे अर्बन नक्सल को मिसयूज करा था वो भी मैंने आपको बता दिया। और ये रहा आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको आप ट्राई कर सकते हो।